देखा जाए तो ठीक है अभी तक तो, और 300 की मामूली सी गिरावट बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है, आईटी और बैंक का थोड़ा इंटर रिलेशन रहता है। आज अगर बैंक्स को थोड़ा पीछे हटना होगा, आईटी के लिए जगह बन जाएगी। कुछ आज वैसे देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक के नंबर्स ने हल्के सा स्पार्क किया और उसका इम्पैक्ट आज आप मार्केट्स पे देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्लगिश, हल्की प्रॉफिट बुकिंग कराता हुआ, बट आईटी आज पूरे ज़ोरों से अपने आप को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर शेयर्स में 2 से 5% तक की बढ़त है। लेकिन क्योंकि अर्निंग्स आ रही हैं, अर्निंग्स के बीच में कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, और उसी कंपनीज में से एक है चॉइस इंटरनेशनल। उनके भी नंबर्स आए और आज मैनेजमेंट है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए। चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट के तौर पर कंपनी के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेशन आयुष शर्मा हमारे साथ हैं, और कंपनी के ग्रुप सीईओ अरुण पोद्दार भी मेरे साथ आज मुंबई स्टूडियो से हैं। आयुष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के, और अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य, मैं बोलूँगा कि मैं आपके साथ मुंबई स्टूडियो में कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं आज दिल्ली में हूँ। नहीं तो अरुण भाई आपसे जो बातचीत करके बड़ा मज़ा आता है, और आपकी ऊर्जा और एनर्जी साथ में बैठे होते हैं ना, फील कुछ अलग ही होती है। अरुण भाई, मैं नंबर्स आपके देख रहा था, बहुत ही शानदार नंबर्स इस बार आपने पोस्ट किए हैं, और मैं अगर कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा, है ना। तो आपके जो इस बार के नंबर्स आए कि उसमें 34% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, करीब 52 करोड़ रुपए के आसपास के आए हैं। करेक्ट। पहले तो इसके पीछे की वजह, जो अच्छे नंबर्स आए, और आगे थोड़ी गाइडेंस। तो सर सर्टेनली आज हम भी आपसे नहीं मिल पाए, हमारे लिए भी उतना ही डिसहार्टनिंग था। पर अब अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर आप देखें तो अपन ने पिछले पूरे साल में जो अपन ने बिजनेस किया वो लगभग 760 करोड़ रुपीस का था फाइनेंशियल 23-24 में, और इस साल अपन ने लगभग 925 करोड़ रुपीस के आसपास का नंबर्स क्लोज किए हैं। एबिटा भी लगभग 300 करोड़ रुपए अपन ने किया है, जो प्रीवियस ईयर अपना लगभग 225 करोड़ रुपीस था। एबिटा मार्जिन बहुत बेहतर लेवल पे इंप्रूव हुए हैं, मतलब लगभग 2% का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। सो कंसीडरिंग विद द एग्जिस्टिंग जो नंबर्स, अगर आप देखें इन ब्रोकिंग इंडस्ट्री, क्योंकि लास्ट 6 महीने एज ए इंडस्ट्री हर किसी के लिए थोड़े से डिफिकल्ट रहे, बट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा एक यूनिक सा बिजनेस मॉडल आज के दिन एज ए ब्रांच बिजनेस मॉडल की अगर अपन बात करें, एज ए फिजिकल बिजनेस मॉडल की बात करें, तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग शेयर ब्रोकिंग फर्म जहां पे जिनका फिजिकल बिजनेस मॉडल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर काफ़ी स्ट्रांग है। सो उस साइड में अपन बहुत पॉजिटिव है, और जो बहुत स्लिपली अगर आप देखें तो सिर्फ 4% का ब्रोकिंग एंड रेवेन्यू जो डाउन है उसका ओनली, और वो भी सिर्फ क्वार्टर का। अगर आप ईयर वाइज टोटल नंबर देखेंगे तो ब्रोकिंग ने ऑलरेडी ग्रोथ किया है, बट सिर्फ 4% का डाउन कंपेयर टू अदर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा फिजिकल मॉडल है। सो वो एक बहुत बड़ा पीस रहा। इन एडवाइजरी साइड लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास की रेवेन्यू अपन ने Q4 में बुकिंग करी। ओवरऑल एडवाइजरी साइड में गवर्नमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये दोनों एक्टिविटीज़ बहुत पॉजिटिवली लीड कर रहे हैं, और अगले साल भर और अगले 3 साल में भी अपन बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ उस साइड भी देख रहे हैं। अरुण भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है जो मैं आपसे ही एक्चुअली में थोड़ा पता करना चाहता हूँ। अब आप ये बात तो आप देखिए अच्छे से जानते भी हैं कि कई बार डायरेक्ट ना पैसा आके, अब एसआईपी का पैसा भी मार्केट्स के अंदर काफ़ी आ रहा है, और वो टिपिकली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट्स के अंदर आ ही रहा है। इस बार की होल्डिंग भी 78% है फंड वालों की, जिसने बाजार को काफ़ी हद तक हेल्प भी किया, बचाया भी है। करेक्ट। मेरे को आपसे ये समझना है कि जो म्यूचुअल फंड डिवीजन के अंदर आप हैं, वहाँ पे बिजनेस कितना बड़ा है इस समय, और आगे चल के इसकी आप गाइडेंस ग्रोथ कितनी देखते हैं? सो सर उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा खुद का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म में अपन लगभग 1100 करोड़ रुपए के AUM पे थे जब अपन ने ईयर स्टार्ट किया था। बट अपन ने रिसेंटली एक अराते कैपिटल है जिसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मोरोले सेम बिजनेस मॉडल था, उसको अपन ने अपने साथ जोड़ा है, उनको अपन ने टेक ओवर किया है। उसके बाद अपना जो AUM है वो लगभग 7000 करोड़ हो गया, जो लगभग 6 टाइम है जो हमारा अर्लियर जो स्टेज था उससे। सो और उसमें अपन सटनली अपन बोल सकते हैं कि अपन अगले साल का जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो लगभग 12000 करोड़ AUM का टारगेट लेके चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमें रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है फॉर आवर ओन म्यूचुअल फंड सेटअप के लिए।
और हमने फाइनल अप्रूवल के लिए भी सेबी में ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है। सो होपफुली बिफोर दिवाली हमारा खुद का म्यूचुअल फंड भी लॉन्च करेंगे। एज ए वेल्थ, जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स है या फिर म्यूचुअल फंड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से सारे रेगुलेटर्स इस पूरे बिजनेस मॉडल को रेगुलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, फाइनेंशियली लिटरेसी का ग्रोथ हो रहा है, सर्टेनली अगले सालों में अगर हम देखें तो आज भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन साइड अगर अपन देखें तो आज के दिन लगभग 12 करोड़ डीमेट होल्डर आज के दिन हैं। और रेगुलेटर्स का ये बोलना है कि अगले 2030 तक ये जो डीमेट होल्डर्स है ये लगभग 30 करोड़ हो जाएंगे। तो ये जो नए 18 करोड़ लोग जो सिस्टम में आएंगे, उससे सर्टेनली ये इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। और वी आर वेरी मच पॉजिटिव कि अपन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑल्सो एंड द म्यूचुअल फंड साइड ऑल्सो, हम दोनों साइड बहुत बेहतर ग्रोथ करेंगे। नहीं, वो होगा भी सर, वो क्योंकि नंबर्स में भी दिख रहा है और आपकी काबिलियत को तो खैर मैं बहुत अच्छे से करीबी से जानता भी हूँ। विजनरी हो आप, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। और हमारी बधाई भी, क्योंकि आप दिवाली पे लाओगे, लेकिन हमारी बधाइयाँ पहले ही इस म्यूचुअल फंड्स के सक्सेसफुल होने की आप ले लीजिएगा। आयुष, एक सवाल मेरा और भी है, मैं अरुण भाई की बात से ही कंटिन्यू करूँगा। अरुण भाई ने एक बात अच्छी बताई कि देखिए, अगर आप फिजिकली प्रेजेंस देखेंगे तो हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे आपको दिखेंगे। हो सकता है अगर मैं किलोमीटर्स के पैमाइश पे भी देखूं तो आप सबसे ज़्यादा बोर्ड या सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इस समय चॉइस ब्रोकिंग के देखेंगे। मेरे को आगे चल के थोड़ा ग्रोथ के बारे में बताइएगा, कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी? ये आयुष आपसे है सवाल, कंपनी का एक्सपेंशन कैसे होगा, फिजिकली भी और टेक्नोलॉजी वाइज भी? ओके, सो जैसे आपने सही बताया कि ग्राउंड पे आप देखोगे तो चॉइस ब्रोकिंग के बोर्ड आपको सब जगह मिलेंगे। साल के शुरुआत में हमारी 115 ब्रांचेस थी, जब हमने साल ख़त्म किया हमारी 192 ब्रांचेस हैं। 192 ब्रांचेस के साथ हमने ये क्लोज़ किया। हमारा टारगेट है कि अगले इस साल में हम 100 ब्रांचेस और नहीं ओपन करेंगे। इंडिया में आज के दिन लगभग 800 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड अपना जो टारगेट है वो ये है कि अगले 4 से 5 साल में अपन 800 डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अपनी चॉइस की खुद की एक ब्रांच हो, वेयर जहाँ पे हम ब्रोकिंग की सर्विसेज भी देंगे, हम म्यूचुअल फंड्स भी सेल करेंगे, हम इंश्योरेंस भी सेल करेंगे, हम लोन भी देंगे। ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक सेमी अर्बन रूरल ज्योग्राफी पे हर एक कस्टमर को अवेलेबल होगा चॉइस के माध्यम से। तो इस तरीके से हमारा लार्जेस्ट ग्रोथ प्लान जो है ये फिजिकल एक्सपेंशन को के साथ साथ, इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा टेक्नोलॉजी कोर फोकस नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक इनेबलर है, जो सारा का सारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन जो है वो टेक के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल होता है, रियल टाइम पे होता है। बट सिंस कस्टमर की नीड ये है कि आज के दिन पे उसको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। जब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं इंडिया में, सेमी अर्बन और अगर वो बात करें तो अपन स्टेट कैपिटल से नीचे आप किसी भी सिटी में चले जाइए, वहाँ पे आपको फाइनेंशियल सर्विसेज अगर सेल करना तो यू नीड अ फिजिकल प्रेजेंस देयर। तो हमारा टारगेट वही है, इसी तरीके से हम एक्सपैंड करने वाले हैं। सर इसमें ना मैं कुछ जो आयुष ने अभी बताया उसमें कुछ चीजें और ऐड करना चाहूँगा। हाँ अरुण, प्लीज। सो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि हाँ जी जो ये आज भी अगर मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल को अगर छोड़ तो रेगुलेटर्स का अगर ये बोलना है कि 18 करोड़ जो नए कंज्यूमर इस इंडस्ट्री में आएंगे वो सर्टेनली 3 टियर टू 6 टियर सिटीज से अब इस कंज्यूमर ज्यादा आएंगे, क्योंकि मेट्रो सिटीज और स्टेट कैपिटल्स ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है। सो ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस ये है कि जब उनको फिजिकल लोकेशन आइडेंटिफाई होता है, फिजिकल लोकेशन पे वो लोग बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं। So we will be the hopefully बेहतर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों तक पहुंचने के लिए। अगले 4 साल में जब हम इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने का टारगेट रख रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में विथ आर ओन रीच, मतलब हमारी खुद के ऑफिसेज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी, तो उससे जो ये नया कंज्यूमर इस इंडस्ट्री में आएगा, नए कंज्यूमर में शायद हम एक वन ऑफ द बेहतर प्लेयर और वन ऑफ द बेहतर प्लेयर बन के उभरेंगे जहाँ लोग हमारे साथ जुड़े। और टेक्नोलॉजी साइड काफ़ी इन्वेस्ट किया है आज के दिन। इफ़ यू सी आर फिनेक्स ऐप, तो इक्वलेंट टू अदर कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल, बट वी फील इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंगेजमेंट, फिजिकल प्रेजेंस विल मोर हेल्प रादर देन ओनली डिजिटल मोड। दैट्स द होल थॉट और एज ए बिजनेस मॉडल। नहीं,
अरुण भाई, मैं ये बोलूँगा, आपने बहुत पते की बात बोली है। एक्चुअली मैं इसमें छोटा सा अपने एक्सपीरियंस में जोड़ देता हूँ। मैं भी ब्रोकिंग हाउस से निकला हुआ आदमी हूँ। मैंने भी अभी इन्हीं हाथों से ही डीलिंग रूम में सौदे पंच किए हुए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर जो फील आता है जब आप ब्रोकिंग में बैठ के काम कर रहे होते हो, वो डिजिटल हम कितने अच्छे फाइनेंशियल ऐप्स क्यों ना बना दें, वो कनेक्ट नहीं कर पाते आप। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। हमारे साथ एक जैन साहब हुआ करते थे, हमारे डीलर हुआ करते थे, इतनी तेज उंगली चलाते, बोला जाता था कि आप अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस करा लो बॉस। मतलब इस तरह की बातें होती है। जो कनेक्शन होता है ना अरुण भाई, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। मेरे को लग रहा है एक्चुअली वो जो आपका फीलिंग है ना, वो अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। आप देखो सर, अरुण भाई, आप भी जानते हो पिछले 10-15 सालों में काम करने का तरीका बदला है, लेकिन एक चीज़ आज मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है कि अच्छी एडवाइजरी की रिक्वायरमेंट है। अच्छे एडवाइजर्स की, अच्छी एडवाइजरी की आज भी जगह है काफ़ी। और आपके टोटल बिजनेस में से एडवाइजरी का मैं अगर बिजनेस चेक करूं तो करीब 30% का रेवेन्यू एडवाइजरी बिजनेस से भी आ रहा है। मेरे को जरा रफ में बताइएगा कि इस समय हम इसको और कितनी तवज्जो देंगे और कितनी ग्रोथ देंगे। ठीक है, ऐप आ गया, ठीक है, पैसा आ गया, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होगी, लेकिन एडवाइस कहाँ से लाएंगे बॉस? सर, इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। हमारा जो एडवाइजरी वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में हमारा एक बहुत यूनिकली बिजनेस प्रपोजिशन है, जो आपको अदर जो हमारे पीयर्स हैं उनके बुक्स में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट्स के साथ बहुत एग्रेसिव काम करते हैं। हमारा गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी का बिजनेस है, जिसमें हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड उतारने के लिए। हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, हम डीपीआर बनाते हैं और हम पीएमसी का वर्क एग्जीक्यूट करके देते हैं। अगर आप उस पीस में देखेंगे तो आज के दिन हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए की कंसल्टिंग की ऑर्डर बुक है, जो कंसल्टिंग की ऑर्डर बुक अगले 18 महीने से 24 महीनों में एग्जीक्यूट होनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आज के दिन हमारे पास साइजेबल मैनबोर्ड आईपीओ के मैंडेट्स हैं। तो इन दोनों पीसेस से अगर अपन देखें तो आज के दिन जो मैंने कहा कि लगभग अभी डिस्कस हुआ कि लगभग 25% के आसपास की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी, वो इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इट विल बी टारगेटिंग कि हम लगभग 40% ग्रोथ करें। सर्टेनली इक्विटी और सारी एक्टिविटीज़ उतनी ही स्पीड से और उतनी ही बेहतर ग्रोथ करेंगे। और अगर आप देखें पिछले 1 महीने में गवर्नमेंट से लगभग 100-125 करोड़ रुपए की फीस के नए प्रोजेक्ट मिले हैं। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव इन दिस सेगमेंट। और हम ये जो एडवाइजरी वाला पीस है, इस पूरे पीस पे भी अपन उसी तरीके की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ठीक है अरुण भाई, एक छोटा सा सवाल पूछूं, आप थोड़ा ईमानदारी से मेरे को बताइएगा, कोई एक्विजिशंस प्लान कर रहे हो क्या आप? सर, एक्विजिशन साइड इस साल या अगले साल? मैं बताता हूं, तो एक्विजिशन साइड सर्टेनली इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशन पे एज ए चॉइस हम बहुत पॉजिटिव है। एंड वी पर्सनली फील कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ से दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक अगले नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ जर्नी को और फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वी आर वेरी मच पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन, बट नेम डिस्क्लोज और बाकी सब चीज़ें शायद इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, बट सर्टेनली इन ऑर्गेनिक ग्रोथ वी आर वेरी मच पॉजिटिव। और हम उसमें अगले इस साल भर में भी काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अरुण भाई, जब भी आप करोगे ना, मौका मिलेगा तो ये आप वादा करके जाओ, नेशनल टीवी पे सबसे पहले आप हमको ही बताओगे। ये फिक्स है सर, ये पक्का कर लें कि अगली बार आपके साथ पहला इंटरेक्शन करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से बहुत बधाइयाँ कंपनी के आगे विस्तार के लिए, और इस बार के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए, थैंक यू। खैर, इस बीच अगर आप मार्केट्स को वापस से नोटिस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी तो आज मेजॉरिटी ऑफ द समय हरे निशान में है, बट बैंक निफ्टी मेजॉरिटी ऑफ द समय आज लाल निशान में है। फ़र्क आपको पता ही है, आईटी एक ऐसी धुरी बना हुआ है आज कि जिसकी बदौलत आज निफ्टी ज़्यादातर समय हरे निशान में निकल रहा है। ध्वनि पटेल आज हमारे मेहमान हैं, उनसे हम जरा करेंगे बातचीत। अगर ध्वनि कनेक्ट हो गई हैं तो ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ध्वनि पटेल को कनेक्ट करते हैं। In association with ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोशिश तो कर रहा है कि आज निफ्टी किसी भी तरह से अपने लेवल्स को मेंटेन रखे, 24,200 पकड़ के रखेगा तो हो सकता है कवरिंग थोड़ी बहुत और आ जाए मार्केट्स पर, बट बी कॉशियस, थोड़ा स्टांस को कॉशियस रखना आपने। और निफ्टी के अंदर आज बड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और बैंक निफ्टी को इनफैक्ट, लेकिन इंडिया विक्स 4.5% ऊपर है। जब तक इंडिया विक्स कूल डाउन नहीं होगा,
ये जो छोटा मोटा ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, ये होता रहेगा। और डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी सेशन है कल, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच रहेगा। सारी बात का आप सिर्फ यही है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉशियस होके कम पोजीशंस रख, कम एक्सपेरिमेंट करते हुए आज मार्केट खड़े रहे। अब हमारे साथ कुणाल बोथरा इनफैक्ट हमारे साथ के तौर पर जुड़ रहे हैं। कुणाल भाई नमस्ते, जल्दी से एक बार इंडेक्स के बारे में आप बता देंगे, आपका टेक क्या है, और फिर मैं आगे से आपसे शेयर्स पूछूंगा। धन्यवाद डिम्पी शो पे इनवाइट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से नेक्स्ट 1-2 दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट या करेक्ट कर सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी फर्दर यहाँ से, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ओवरबॉट जोन पे आ गए थे इंडिकेटर्स के लास्ट 5-7 दिन में, जो हमने एक फिरोशियस 6000 पॉइंट का एक अप मूव देखा था बैंक निफ्टी में, और करीबन 2500 पॉइंट आसपास का निफ्टी में हमने एक अप मूव देखा था। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन शायद कंसोलिडेट करे, बट ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडर्स के लिए जो कॉन्ट्रा बाय करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसी फिरोशियस जो अप ट्रेंड होती है, ये इनमें जल्दी हमें ऐसे करेक्टिव अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में अगर यहाँ से और 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट करे तो मेरे अनुमान से बहुत ही अच्छा बाय जोन बन सकता है। 54,800 स्पॉट लेवल्स पे मेरा एक जोन रहेगा। अगर इस लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, डन पॉइंट सर, टेकन। और कुछ हम शेयर्स आपसे पता कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले शिवांगी शारदा कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा, फटाफट से दिखा दीजिएगा विदाउट एनी वाइप एंड म्यूजिक के। उसमें कोलगेट खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट, बजाज फाइनेंस खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट, सेक्स सपाट, HDFC बैंक सपाट। तो अमूमन जितने भी शेयर्स कल हमने डिस्कस किए उन सब में ही ज़्यादातर प्रॉफिट्स और लॉसेस कुछ नहीं हुए, क्योंकि मार्केट्स के अंदर भी कोई नो मेजर चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखें तो कल 12 बजे के बाद थोड़ा और तेज़ हुआ और आज थोड़ा कमज़ोर हुआ है। तो मिक्स एंड मैच मार्केट है और उसके से कुछ खास बड़ा रिटर्न्स आपको किसी भी शेयर से ना ही नफ़ा ना ही नुकसान के तौर पर मिला होगा। अब कुणाल भाई आपको थोड़ा गाइड करेंगे, तो पहले ताज़ा खरीदार वाले शेयर स्क्रीन पर लेके आइए। TCS और गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं कुणाल भाई, दो ऐसे शेयर्स हैं, अगर कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा। TCS स्पेशली पे सुनना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? मैं IT स्टॉक्स पे बुलिश हूँ डिम्पी, बट क्या होता है जब ऐसे मूव आ जाते हैं, जब 3-4% एक लार्ज कैप स्टॉक चल जाता है जहाँ पे स्टॉक्स और ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो जाता है, तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि शायद IT टर्न अराउंड करे या ये टर्न अराउंड करे, बट वहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक्स कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो TCS मेरे अनुमान से बाय ऑन डिप्स रहेगा। करंट लेवल्स पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर ये 3380 के आसपास भी अगर करंट लेवल्स फ्यूचर्स अगर आता है तो मेरे अनुमान से बाय बन सकता है, जो कि 20-30 पॉइंट्स लोअर है करंट लेवल से। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3440 3450 का टारगेट रख सकते हैं, 3370 टॉप लॉस। और दूसरी साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जो अदर IT स्टॉक्स है उनमें भी मुझे अच्छा मूव आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे फिलहाल मैं बाय सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज स्टॉक अभी भी में है, उसने अपने प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं किया, तो मैं उसको अवॉइड सजेस्ट करूंगा। ठीक है, डन। तो TCS पे कंडीशन हो गया आपके लिए 3380 के ऊपर का ट्रेड और 3450 तक का टारगेट है, 3370 का एक स्टॉप भी है। ठीक है जी, डन। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं और शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपसे चेक करवाने सर, वो भी जरा देखना आप। एक तो डिलीवरी है और दूसरा AU बैंक है। AU बैंक में नंबर्स का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, थोड़ा कैलकुलेट करके देना सर। AU बैंक और डिलीवरी मुझे पिक करना हो तो मैं डिलीवरी पिक करूंगा। AU बैंक स्पेसिफिकली मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज ये जो 4 से 5 दिन का अपमूव आया है उसके बाद में स्टॉक अपने 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जनरली हम कहते हैं 3 सिग्मा बॉलिंगर बैंड्स एकदम एक्सट्रीम जोन्स हो जाता है, जहाँ पे स्टॉक्स में एक यूफोरिया जैसा हो जाता है शॉर्ट टर्म में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक शायद थोड़ा कूल ऑफ करे, तो AU बैंक में अवॉइड करूंगा। बट डिलीवरी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा चार्ट बन रहा है। लास्ट अगर हम 2 वीक्स का वॉल्यूम्स देखें तो आई थिंक बहुत ही क्लासिकल सेटअप बन रहा है डिलीवरी में। 298 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से यहाँ पे करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 318 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 290 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे तेजी का सेगमेंट तो खत्म हो गया सर। जो शेयर हमने आपसे पता करने थे आपने हमको बता दिया। फर्स्ट TCS में एक ट्रेड कन्वर्ट करके दिया आपने, और दूसरा डिलीवरी के अंदर। तो इन दोनों शेयर्स पे आप नोटिस कर लेना स्टॉप लॉस और टारगेट अलॉन्ग विद द ट्रेड कैसे करना है। एक कंडीशन जरूर याद रखना, थोड़ा हल्के हाथ से काम करना।
अब जरा मंदी के शेयर भी आपसे चेक करवाता हूँ सर, शॉर्ट्स दिखाता हूँ आपको मैं। सर इसमें भी एक नंबर्स का ही इम्पैक्ट वाला शेयर है हेवल्स। तो ठीक आए थे, बस उनकी जो कमेंट्री थी वो अच्छी नहीं थी। वो कह रहे थोड़ा डिमांड स्लो डाउन होगा, इस वजह से शेयर को पनिशमेंट मिली, 3% नीचे है। पीबी फिनटेक भी 2.5% नीचे है। कोई ट्रेड बनता है मंदी का सर? तो हैवेल्स पे फिलहाल मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक्स थोड़े से इराटिक बिहेव करते हैं। एक का दिन स्टॉक थोड़े से डाउन हो जाते हैं, उसके बाद में हम अपटिक देखते हैं। मैं क्लासिकल एग्जांपल दूंगा, जो हमने इन्फोसिस में देखा था कि स्टॉक रिजल्ट्स के आसपास 1-2 दिन बाद काफ़ी अप एंड डाउन स्विंग किया, पर उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। तो मैं हैवेल्स को अवॉइड करूंगा। बट पीबी फिनटेक एक शायद अच्छा सेल बन सकता है करंट लेवल्स पे, बिकॉज लास्ट 3 से 4 दिन में हम देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे सेलिंग और एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1700 के आसपास ये एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है पीबी फिनटेक पे। तो मेरे अनुमान से एक 1700 का अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे तो करीबन 1550-1560 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं पीबी फिनटेक में। तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल से। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। सर 2 अनुडिंग के शेयर भी हैं, बैक टू बैक, वो भी चेक कर लो। एक एंजल वन है और दूसरा वोल्टास है। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो बताइए फिर। तो आई थिंक मेरे अनुमान से वोल्टास एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन सकता है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत एक मेजर परफॉर्मर रह चुका है। करंट लेवल्स की बात करें तो 1300 के आसपास पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है वोल्टास के लिए। तो 1294 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मेरे अनुमान से यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लिया जा सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे मैं रखूंगा करीबन 1340 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1278 का। ठीक है, डन। अब कुणाल भाई, आपके ट्रेड कौन से हैं? आपने कौन से शेयर आइडेंटिफाई किए हैं? तो मैं 2 स्टॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा। पहला ये रहेगा इनफैक्ट L&T फाइनेंस। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज जो हम इंडिकेटर्स और पैटर्न्स अगर हम जो देख रहे हैं वॉल्यूम बिल्टअप, तो उसमें L&T फाइनेंस एक बहुत ही उम्दा चार्ट बनके हुए नजर आ रहा है। स्पॉट लेवल्स पे 175 है। अगर हम मे फ्यूचर्स की बात करें तो वो एक भारी डिस्काउंट पे है, 168 के आसपास मे फ्यूचर्स है। तो मैं स्पॉट लेवल्स पे अगर इंडिकेट करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 183 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है L&T फाइनेंस में। स्टॉप लॉस 171 का रख सकते हैं स्पॉट लेवल्स पे। सेकेंड स्टॉक जिस पे मैं बुलिश रहूँगा वो कॉन्ट्रा साइड पे रहेगा, वो है ONGC। आज हालांकि स्टॉक आई थिंक 0.5% या 1% डाउन है, बट मेरे अनुमान से 247 के आसपास ONGC भी एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन सकता है। एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक यहाँ से 258 का टारगेट अचीव करे शॉर्ट टर्म पे, और स्टॉप लॉस 241 का रख सकते हैं। ठीक है कुणाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए समय निकाल लिया, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आते रहिए इस शो में, हम तो आपके देखिए कितने रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा हम आपके इंटेलिजेंस के बहुत कायल हैं, है ना। तो आपका जो इंटेलिजेंस है हम तक भी पहुँचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, और अगला कार्यक्रम आप देख पाएंगे कुछ